guys, welcome back to my channel. So this is the second sequential video for the earlier one of chapter 6 for class 12. So पिछले वीडियो में हमने जहाँ तक कवर किया था उसके आगे हम यहाँ स्टार्ट करेंगे. So आज टॉपिक है सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल. तो डीएनए के बारे में स्टडी करने से पहले हम ये कुछ स्टडीज़ देख लेते हैं कि कैसे पता लगाया गया था कि जो डीएनए है वही हमारा जेनेटिक मटेरियल है. ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले जो एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था वो किया था फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने. ठीक है, एक साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक ग्रिफिथ जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिससे उन्हें पता चला कि कुछ तो ऐसी चीज़, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन एक सेल में प्रेजेंट होती है जो कंजर्व्ड होती है और वो आगे पास ऑन होती है. ठीक है, तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया था. ओके, इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे स्टडी किया था. स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से इसके दो स्ट्रेन होते हैं, आर स्ट्रेन एंड एस स्ट्रेन. ठीक है, दो स्ट्रेन के ये बैक्टीरिया मिलते हैं. इनमें से जो आर स्ट्रेन है ये विरुलेंट माना जाता है. कैसा होता है? ये विरुलेंट होता है और जो आर स्ट्रेन है ये नॉन विरुलेंट होता है. विरुलेंट मतलब ये इन्फेक्शन कॉज करने की इसमें कैपेबिलिटी होती है और आर स्ट्रेन में इन्फेक्शन कॉज करने की कैपेबिलिटी नहीं होती है. इसका रीज़न ये है कि जो एस स्ट्रेन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का है इसमें इसके सेल पे एक पॉलीसेकेराइड की लेयर मिलती है जो इसको ऐसा विरुलेंट बनाती है और वो लेयर आर स्ट्रेन में एब्सेंट होती है. ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इनका जो एक्सपेरिमेंट था उसमें इन्होंने एक एस स्ट्रेन बैक्टीरिया लिया. एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से इन्फेक्ट किया माइस को. ठीक है, और फिर जब रिजल्ट देखा तो जो माइस था वो मर गया. द माइस डाइड. फिर उन्होंने क्या किया, एक आर स्ट्रेन का स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया लिया और उससे इन्फेक्ट किया माइस को और वो जो माइस था दैट सर्वाइव्ड, उसको इन्फेक्शन नहीं हुआ. फिर उन्होंने क्या किया, जो एस स्ट्रेन माइस था इसको हीट किल किया. क्या किया, इसको पार्शली किल किया, इसको हीट किल किया. हीट किल करने के बाद उन्होंने जब इससे माइस को इन्फेक्ट कराया दैट माइस सर्वाइव. इसका मतलब क्या है कि जब हमने इसको हीट किल किया तो इसकी जो ये पॉलीसेकेराइड की लेयर थी वो लेयर डैमेज हो गई जिसकी वजह से ये विरुलेंट था और अब ये विरुलेंट नहीं है. फिर उन्होंने क्या किया, ये जो हीट किल एस स्ट्रेन था इस हीट किल एस स्ट्रेन को आर स्ट्रेन के साथ कंबाइन करके और फिर इन्फेक्शन पास ऑन कराया माइस में, इन्फेक्शन कराया माइस में और क्या हुआ, द माइस डाइड. इसका मतलब कि इसकी जो विरुलेंसी थी एस स्ट्रेन की हीट किल करने के बाद वो विरुलेंसी उसकी ख़त्म हो गई, बट उसको विरुलेंट बनाने वाला जो फैक्टर इसके सेल में प्रेजेंट था वो उस टाइम भी हीट किल करने के बाद भी प्रेजेंट था जिसने आर स्ट्रेन को इंड्यूस किया, उसको इंड्यूस करके विरुलेंट बनाया. और जब हमने इस डेड माइस में से इसको स्टडी किया तो उसमें से एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया रिकवर किए गए. इसका मतलब कि जो आर स्ट्रेन था उस आर स्ट्रेन को इस हीट किल एस स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म कर दिया टू बिहेव एज आर स्ट्रेन बैक्टीरिया. इसके बाद 3 साइंटिस्ट आए, एक एवरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी. 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को आगे थोड़ा सा और स्टडी किया. उन्होंने 3 बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स निकाले. उनके पास 3 बायोकेमिकल मॉलिक्यूल थे जो डाउट में थे. एक था प्रोटीन, दूसरा था आरएनए और तीसरा था डीएनए. उन्होंने कहा कि इन तीनों में से ही कोई एक है जो एज अ जेनेटिक मटेरियल एक्ट कर रहा है सेल के अंदर. तो उन्होंने देखा इस एक्सपेरिमेंट को स्टडी करने के लिए पहले उन्होंने प्रोटीएजेस का यूज़ किया. उन्होंने प्रोटीएज का यूज़ किया, एंजाइम का, और प्रोटीन को डिग्रेड किया. बट प्रोटीन को डिग्रेड करने के बाद भी जो ट्रांसफॉर्मेशन था आर स्ट्रेन जो थी वो एस स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म हो रही थी हीट किल वाले एस स्ट्रेन की वजह से, वो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था. फिर उन्होंने आरएनएज का यूज़ किया, आरएनएज एंजाइम का यूज़ किया और आरएनए को डिग्रेड किया, बट फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था. बट तो जब इन दोनों के एब्सेंस में भी ट्रांसफॉर्मेशन कैरी आउट किया जा रहा है उससे उन्हें ये पता चला कि डीएनए कहीं ना कहीं जेनेटिक मटेरियल है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. बट यहाँ पे एग्जैक्ट श्योरिटी नहीं थी, जो श्योरिटी आगे फिर मार्था एंड चेज के एक्सपेरिमेंट के बाद आई. ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है वो है एल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज का.
उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें उन्होंने सीक्वेंशियल कल्चर किया था सेल्स का। हर्शी एंड चेज ने बैक्टीरियोफेजेस का यूज़ किया था ताकि वो ये क्लैरिफाई कर सकें, ये क्लियर कर सकें कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है या डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो इसके लिए उन्होंने बैक्टीरियोफेजेस लिए। बैक्टीरियोफेजेस क्या होते हैं? बैक्टीरियोफेजेस आर these are the viruses that infects bacteria। वो वायरसेस हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने दो तरीके के बैक्टीरियोफेजेस लिए। एक वो लिया जिसमें उन्होंने प्रोटीन कोड, ये जो वायरस का प्रोटीन कोड है, इस बैक्टीरियोफेज का ये जो प्रोटीन कोड है, उन्होंने इस प्रोटीन कोड को इसको लेबल कर दिया रेडियो एक्टिव सल्फर से, ठीक है, एक्टिव सल्फर से, जो कि S35 है। और इसका जो डीएनए था वो डीएनए नॉर्मल था, जो यूजुअल डीएनए रहता है। फिर उन्होंने जो दूसरा बैक्टीरियोफेज लिया उसमें क्या किया, उसमें उन्होंने प्रोटीन कोड को तो एज इट इज़ रहने दिया और उन्होंने जो चेंज किया वो किया डीएनए को। उन्होंने डीएनए को लेबल किया आपके P32 से, ठीक है। फास्फोरस का आइसोटॉप लिया, यहाँ पे उन्होंने सल्फर का आइसोटॉप यूज़ किया और यहाँ पे उन्होंने फास्फोरस का आइसोटॉप लिया। यहाँ पे हमें डिटेक्ट करने के लिए उनको डिटेक्ट करने के लिए लेबल कर दिया गया था। तो यहाँ पे प्रोटीन कोड को लेबल किया गया और यहाँ पे डीएनए को लेबल किया गया ताकि हम आगे देख सकें कि ट्रांसफ़र जो हो रहा है वो कौन है। फिर उन्होंने उस बैक्टीरियोफेज से इन्फेक्शन करवाया बैक्टीरिया को, और यहाँ पे आपका ये S35 लेबल्ड बैक्टीरिया है जिस पे उसका प्रोटीन बैक्टीरियोफेज है जिस पे उसका प्रोटीन कोड लेबल्ड है, और यहाँ पे आपका P32 से डीएनए लेबल्ड बैक्टीरियोफेज है। दोनों से जब इन्फेक्शन करवाया तो ये देखा कि यहाँ पे रिकवरी के बाद हमें कोई भी रेडियो एक्टिविटी हमें नहीं मिली, नो रेडियो एक्टिविटी वॉज फाउंड। बट यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी मिली, और किसकी मिली? वो मिली डीएनए की। इसका मतलब जो चीज़ पास ऑन हो रही है, वो जो एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र हो रही है, वो क्या है? दैट इज़ द जेनेटिक मटेरियल। और यहाँ पे डीएनए का जेनेटिक मटेरियल होना यहाँ पे शॉर्ट कंफर्म हो गया था, ठीक है। तो ये अल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेज के एक्सपेरिमेंट के बाद ही कम्प्लीटली बोला गया था कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है। फिर कुछ कंपैरेटिव स्टडी है कि आरएनए और डीएनए में से बेटर जेनेटिक मटेरियल कौन है। तो जेनेटिक मटेरियल होने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ फुलफिल करनी बहुत ज़रूरी है कि कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर उस मॉलिक्यूल के पास, अगर उस बायोकेमिकल मॉलिक्यूल के पास वो प्रॉपर्टीज़ हैं तो वो एज अ जेनेटिक मटेरियल एक्ट कर सकता है। तो वो प्रॉपर्टीज़ क्या है? पहली चीज़ तो ये है दैट इट शुड जनरेट इट्स रेप्लिका। पहली चीज़ है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो अपना रेप्लिका बना सकता है या नहीं। रेप्लिका मीन्स वो अपनी कॉपीज़ बना सकता है या नहीं बना सकता। तो ये काम डीएनए और आरएनए दोनों बहुत अच्छे से कर सकते हैं और दोनों भी इस चीज़ को अच्छी तरीके से फुलफ़िल करते हैं। तो यहाँ पे तो दोनों एज अ जेनेटिक मटेरियल होने के लिए कैपेबल हैं। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है उनकी स्टेबिलिटी का। दे नीड टू बी स्टेबल इन स्ट्रक्चरल एंड इन फंक्शनल और केमिकल वेज, कि उनका केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जो किसी सेल की इंटायर इन्फॉर्मेशन को कैरी कर रहा है तो वो स्टेबल होना चाहिए। उसका अगर वो अनस्टेबल है तो वो सेल के लिए बहुत हज़ार्डस हो सकता है, ठीक है। तो इसमें जो स्टेबिलिटी थी वो किसकी ज़्यादा थी? वो डीएनए की ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू आरएनए। आरएनए जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी वो अपने आप को चेंज कर सकता है, अपने सीक्वेंस को चेंज कर सकता है, अपना केमिकल नेचर चेंज कर सकता है, स्ट्रक्चर चेंज कर सकता है, जैसे जैसे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड है। बट डीएनए जो है उसको देखा गया तो वो उससे ज़्यादा, आरएनए से ज़्यादा स्टेबल देखा गया था। इसीलिए बोला गया कि जो डीएनए है दैट इज़ अ बेटर जेनेटिक मटेरियल देन आरएनए। फिर इसके जो नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स थे जिसके इसमें ये था कि एवोल्यूशन किस में जल्दी होता है। तो एवोल्यूशन जो है, एवोल्यूशन होना चाहिए बट इतना फास्ट एवोल्यूशन भी सेल के लिए अच्छा नहीं होता है। तो एवोल्यूशन का जो रेट है वो कितनी जल्दी आपका जो जेनेटिक मटेरियल है वो इवॉल्व हो रहा है, उसका रेट प्रॉपर होना चाहिए। अगर बहुत जल्दी इवॉल्व हो रहा है इसका मतलब हम उस जेनेटिक मटेरियल पर रिलाई नहीं कर सकते, हम उस पर डिपेंड नहीं कर सकते, हम उसकी इन्फॉर्मेशन को
हम उसकी इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड नहीं कर सकते क्योंकि वो कभी भी चेंज हो सकती है। ठीक है, तो जो चीज़ लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर्ड है, कंजर्व्ड है, वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर है। ठीक है, और फिर जो मेंडेलियन कैरेक्टर्स को मेंडेलियन ने जो मेंडेलियन कैरेक्टर्स में हमने जो स्टडी किया था कि क्या पैटर्न है कैरेक्टर्स के पास ऑन होने का, वो भी चीज़ सेटिस्फाई अगर करेगा, दैट मॉलिक्यूल वुड बी कॉल्ड एज अ जेनेटिक मटीरियल। ओके, अब जेनेटिक मटीरियल तो मिल गया। सेंट्रल डॉगमा के अकॉर्डिंग ये बोला गया कि एक जो डीएनए है या जो जेनेटिक मटीरियल है, जो अब हमें पता चल चुका कि वो डीएनए है, वो डीएनए पहले अपनी एक कॉपी बनाएगा। वो क्या करेगा? अपनी एक कॉपी बनाएगा, यानी अपना एक रेप्लिका बनाएगा। ठीक है, रेप्लिका बना के वो क्या करेगा? वो फिर उस रेप्लिकेटेड डीएनए से आरएनए बनाएगा एंड देन उसको डिकोड करेगा प्रोटीन में। तो अल्टीमेटली प्रोटीन का सिंथेसिस होगा और वो प्रोटीन सेल यूटिलाइज करेगी। ओके, तो अब ये जो डीएनए का कॉपिंग मैकेनिज्म है जिसको बोलते हैं रेप्लिकेशन, वो रेप्लिकेशन कैसा है, रेप्लिकेशन का नेचर कैसा है, रेप्लिकेशन होता कैसे है, इसको आगे देखते हैं। तो रेप्लिकेशन जो है एक कॉपिंग मैकेनिज्म है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को कॉपी कर रहे हैं ताकि हम उसको आगे जनरेशन्स में पास ऑन कर सकें। ठीक है, तो ये अगर एक डीएनए है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, अगर ये डीएनए है तो ये कॉपी कैसे होगा? स्टडीज़ के बाद ये पता चला कि जो डीएनए कॉपी होता है इसमें क्या होता है, पहले ये दो स्ट्रैंड्स जो हैं ये सेपरेट होंगे। ठीक है, ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होंगे और ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेटली एक न्यू स्ट्रैंड का सिंथेसिस करेंगे। ठीक है, इस तरीके से न्यू स्ट्रैंड का सिंथेसिस करेंगे और ये न्यू डॉटर सेल में जाएगा और ये दूसरी डॉटर सेल में। ठीक है, ये अलग अलग डॉटर सेल्स को पास ऑन कर दिए जाएंगे। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो पेरेंटल कैरेक्टर है, वो पेरेंटल कैरेक्टर जो वो 50% ही पास ऑन हो रहा है नेक्स्ट में। ठीक है, तो ये देखा गया कि जो पेरेंटल कैरेक्टर है वो पेरेंटल कैरेक्टर आगे की डॉटर सेल्स में सिर्फ 50% ही पास ऑन हो रहा है। दोनों स्ट्रैंड में से सिर्फ एक ही स्ट्रैंड ऐसा है जो पेरेंट को रिजेंबल कर रहा है। ठीक है, इसमें भी और इसमें भी। तो ये इसको बोला गया सेमी कंजर्वेटिव नेचर, इसको बोला गया सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए। सेमी कंजर्वेटिव क्यों बोला? इसके लिए भी कुछ एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है कि कैसे पता चला कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म है वो सेमी कंजर्वेटिव है। तो इसके लिए भी एक मीजल्स एंड स्टॉल का एक एक्सपेरिमेंट है जो अभी हम देखते हैं। सो मीजल्स एंड स्टॉल के एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया था, उसमें पहले N15 मीडियम में ई कोलाई को ग्रो किया गया। क्या किया? N15 मीडियम दिया। N15 को हम रेड कलर से डिनोट कर देते हैं। N15 नाइट्रोजन का 15 आइसोटॉप है, नाइट्रोजन 15 आइसोटॉप है। नॉर्मली नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास है 14 होता है, बट ये N15 इसका एक आइसोटॉप है। तो N15 कंटेनिंग मीडियम, एक ऐसा मीडियम, कल्चर मीडियम जिसमें N15 प्रेजेंट था, उसमें ई कोलाई को कल्चर किया। और यूजुअल सी बात है कि जब भी सेल डिवाइड करती है तो वो डीएनए के फॉर्मेशन के लिए नाइट्रोजन का यूज़ करती है। तो अगर उसके मीडियम में N15 अवेलेबल है तो वो N15 का ही यूज़ करेगी। तो कई जनरेशन्स तक N15 प्रोवाइड किया गया और जनरेशन को कंटिन्यू किया गया। तो जो अब जो प्योर जो इसमें ई कोलाई का स्ट्रेन जो बैक्टीरिया आया, उसमें जो डीएनए था, द डीएनए कंसिस्टेड N15। क्या था उस डीएनए में? उसमें N15 आइसोटोप प्रेजेंट था। फिर उसके बाद इस N15 आइसोटोप वाले डीएनए को फिर से ट्रांसफ़र किया गया ऐसे मीडियम में जिसमें N14 प्रेजेंट था। ठीक है, नॉर्मल आइसोटोप जो होता है नाइट्रोजन का वो प्रेजेंट था और फिर इसमें सेल को ग्रो कराया गया। N15 में ग्रो किए हुए ई कोलाई बैक्टीरिया को, जिसके पास इस टाइप का N15 आइसोटोप कंटेनिंग डीएनए था, जब उसको N14 पे प्लेट किया गया तो कुछ इस तरीके से जो बैक्टीरियल कॉलोनीज थी उनमें इस तरीके का डीएनए देखा गया। ये रेड कलर से N15 वाले स्ट्रैंड्स को शो किया और ब्लू कलर से N14 वाले स्ट्रैंड्स को शो किया है। फिर इसके नेक्स्ट जो स्ट्रैंड बन के आया
इस तरीके से ये आगे फिर ऐसे ही कैरी ऑन होता गया, ठीक है। तो इनको ये ऐसा डेटा हमें पहले पता तो चला नहीं, इसको क्या किया, इसको सेंट्रीफ्यूज किया गया था। जो भी कॉलोनीज़ मिली उनके डीएनए को सेपरेट करके सेंट्रीफ्यूज किया गया। तो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद सेंट्रीफ्यूगेशन वाली ट्यूब में इस तरीके का एक पैलेट ये इस तरीके से बन के आई, ठीक है। यहाँ पे ये जो एरिया था ये N15 कंटेनिंग यहाँ पे डीएनए के स्ट्रैंड्स यहाँ पे रिकवर किए गए। और फिर सेकेंड जनरेशन, इस जनरेशन के बाद जब देखा गया, इसको जब सेंट्रीफ्यूज किया गया तो वहाँ पे N14 और N15 दोनों आइसोटोप मिले, ठीक है। N15 ऐसे और N15 के ही साथ फ्यूज्ड N14 मिला, दोनों के बैंड्स इस तरीके से मिले, ठीक है। और इसमें जब देखा गया तीसरे वाले में, इसको जब सेंट्रीफ्यूज किया गया तो यहाँ पे जो N14 जो हैवी आइसोटोप है वो अलग मिला हमें, इसका बैंड अलग मिला, और N15 का हमें अलग मिला, N14 का अलग मिला, ठीक है। तो N14 की आगे जाके नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स हैविंग N14 वो बढ़ता गया। तो इससे देखा गया कि जो स्ट्रैंड है वो सेपरेट होता है, और सेपरेट होने के बाद इंडिविजुअल स्ट्रैंड एक अपना कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाता है जिसको हम कहते हैं डॉटर स्ट्रैंड, और फिर वो एज इट इज़ नेक्स्ट प्रोजेनी सेल में ट्रांसफ़र या पास ऑन कर दिया जाता है, ठीक है। इस तरीके से रेप्लिकेशन का प्रोसेस कैरी आउट किया था, और इसी को ही सेमी कंजर्वेटिव नेचर बोला गया रेप्लिकेशन का। फिर ये किस तरीके से रेप्लिकेशन प्रोसेस कैसे कैरी आउट किया जाता है, इसकी एक पूरी प्रॉपर मशीनरी है। इसमें क्या क्या एंजाइम्स यूज़ होते हैं जिसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन प्रोसेस, उसमें हम सारे एंजाइम्स को फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। रेप्लिकेशन भी, ट्रांसक्रिप्शन भी और ट्रांसलेशन भी, ओके।